इंडियन आईटी सेक्टर ट्रेडिशनली दलाल स्ट्रीट का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है, लेकिन अब इस सेक्टर के ऊपर एक बड़ा थ्रेट है। एक यूएस बिल पूरे इंडियन आईटी आउटसोर्सिंग मॉडल को शेकअप कर सकता है। दूसरी तरफ जयप्रकाश एसोसिएट्स के एसेट्स एक्वायर करने के लिए वेदांता ने 17,000 करोड़ रुपीस का ऑफर दिया है। क्या ये बेट मास्टर स्ट्रोक है या फिर ब्लंडर? और फाइनली रुपी लास्ट 4 महीनों में चाइनीज युआन के अगेंस्ट लगभग 6% डी वैल्यू हुआ है। इससे रुपी स्लिप करके अप्रॉक्सीमेटली 12.38 पर ऑफशोर युआन तक पहुंच गया है। ये अनफेवरेबल तो है, बट सम गुड कैन कम आउट ऑफ दिस टू। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और आज हम ये 3 स्टोरीज कवर करेंगे दैट आर डिफाइनिंग द मार्केट्स। यूएस के पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है हायर एक्ट 2025। ये बिल प्रपोज करता है कि यूएस कंपनीज जो अपना काम इंडिया जैसी कंट्रीज में आउटसोर्स करती हैं उन पे 25% टैक्स लगेगा और इसका इम्पैक्ट ह्यूज है। इंडिया के आईटी एक्सपोर्ट से आधे से ज्यादा मार्केट शेयर यूएस के पास है। अगर ये एक्ट पास हो जाता है तो इंडियन आईटी फर्म्स को ऑन शोर प्रेजेंस को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि यूएस से ही काम करना पड़ेगा। एस्टिमेट्स के हिसाब से इससे मार्जिन्स पे 500 to 1000 बेसिस पॉइंट्स का एक्स्ट्रा प्रेशर आ सकता है और ये ओवरऑल आईटी सेक्टर के लिए अनफेवरेबल है। आईटी सेक्टर की रीसेंट परफॉर्मेंस की हम बात करें तो ऑलरेडी एफआईआईज ने 2025 में ही 62,000 करोड़ रुपीस वर्थ के आईटी स्टॉक्स सेल कर दिए हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने पीक से 23% डाउन है। सेक्टर के पीई मल्टीपल्स भी 30x से 20x तक कोलैप्स कर गए हैं। तो क्या अब आईटी का गोल्डन रन खत्म होने वाला है? वेल, नॉट नेसेसरली। हियर्स व्हाई। पहला तो यूएस पे डिपेंडेंसी स्लोली ही सही मगर कम हो रही है। लास्ट 5 से 10 सालों में इंडस्ट्री यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया पैसिफिक में डाइवर्सिफाई कर रही है। यूएस का शेयर भी अभी भी डोमिनेंट है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन रिस्क पहले जैसा नहीं रहा। सेकेंडली, वीजा डिपेंडेंसी भी कम हो रही है। पहले H1B वीजाज इंडियन आईटी के लिए सर्वाइवल टूल हुआ करते थे, लेकिन टाइटर वीजा पॉलिसीज के बाद कंपनीज ने अग्रेसिवली लोकल हायरिंग शुरू कर दी है। मतलब अब उनका मॉडल सिर्फ इंडिया टू यूएस नहीं है, बल्कि ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड टैलेंट पूल्स है। थर्डली, पॉलिटिक्स। ये बिल एक पॉलिटिकली चार्ज्ड बैकड्रॉप में आया है, जहां पर अमेरिका फर्स्ट और जॉब प्रोटेक्शन हेडलाइंस बने हुए हैं। लेकिन हर साल यूएस कांग्रेस में ओवर 10,000 बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं और सिर्फ 3 से 4% पास होते हैं। मतलब दिस बिल कुड जस्ट बी अ नॉइस जो थ्रेट में मटेरियलाइज शायद ना हो। ऑल्सो एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो स्केल और क्वालिटी इंडिया प्रोवाइड करता है उसको दूसरे कंट्रीज से रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। अमेरिकन फर्म्स ने इंडियन आईटी के साथ डेकेड से पार्टनरशिप्स बनाई है, वो ओवरनाइट फ्लिप नहीं हो सकती। बिल के हेडलाइंस से इंडियन आईटी के लिए शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी है, लेकिन इंडिया के पास स्केल, कॉस्ट एडवांटेज और टैलेंट एज अभी भी इंटैक्ट है। दूसरी स्टोरी में वेदांता ने जयप्रकाश एसोसिएट्स की इनसॉल्वेंसी प्रोसेस में उनके एसेट्स एक्वायर करने के लिए ऑफर किया है, बट दिस इज नॉट सिटिंग वेरी वेल विद द एनालिस्ट्स एंड द शेयर होल्डर्स। बेसिकली जयप्रकाश एसोसिएट्स या JAL जेपी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी थी, जिसको 1995 में बनाया गया था। सीमेंट, रियल एस्टेट, पावर फर्टिलाइजर्स, होटल्स, ये सब बिजनेसेस इस कंपनी में थे, लेकिन डेट फ्यूल्ड एक्सपेंशन और डीलेड प्रोजेक्ट्स की वजह से कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के क्लेम 57,000 करोड़ रुपीस के ऊपर थे। अब इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में इसका रेजोल्यूशन हो रहा है और वेदांता ने इसके लिए सबसे बड़ा बिड डाला, विच इज 17,000 करोड़ रुपीस। डील का स्ट्रक्चर स्टैगर्ड है। पहले अप्रूवल के बाद अप्रॉक्सीमेटली 3700 से 3800 करोड़ रुपीस देना होगा और बाकी 5 सालों में 2700 से 3300 करोड़ रुपए एनुअली। मतलब इमीडिएट कैश फ्लो का प्रेशर कम है, लेकिन असली सवाल है वेदांता क्या खरीद रहा है। JAL का FY24 रेवेन्यू 6600 करोड़ रुपीस था, जिसमें से 45% फर्टिलाइजर से, 35% कंस्ट्रक्शन से और 15% रियल एस्टेट से आया। सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी 10 मिलियन टन्स की है, लेकिन फुली ऑपरेशनल नहीं है। पावर वेंचर्स में भी स्टेक है, लेकिन ये सब बिजनेसेस सालों से लॉस में चले आ रहे हैं। रियल एस्टेट एसेट्स भी लिटिगेशन से घिरे हुए हैं। तो वेदांता की इसके साथ सिनर्जी कहां पर बैठती है? वेदांता ऑलरेडी जिंक, एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस और पावर बिजनेस में है, बट सीमेंट, रियल एस्टेट, फर्टिलाइजर आर न्यू फॉर देम।
ब्रोकरेजेस ये कह रहे हैं कि ये डील उनकी फोकस्ड बिजनेसेस बनाने वाली स्ट्रैटेजी से मिसमैच है। एनालिस्ट्स का ये कहना है कि इनकी प्रायोरिटी डेट रिडक्शन होना चाहिए था, ना कि अनरिलेटेड और लॉस मेकिंग बिजनेसेस को एक्वायर करना। फिर भी देयर इज वन पॉजिटिव एंगल। वेदांता ने पहले भी इंसॉल्वेंसी के रूट से लॉस मेकिंग यूनिट्स को एक्वायर करके उनका टर्न अराउंड किया है। तो ये एक लैंड बैंक और फर्टिलाइजर कैपेसिटी से लॉन्ग टर्म सिनर्जीज निकालने का स्कोप हो सकता है। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक सब्सिडरी ऑलरेडी एक फर्टिलाइजर प्लांट बिल्ड कर रही है, तो जेएल का यूरिया प्लांट के साथ उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा सा स्केप्टिकल है। ये एक बोल्ड गैम्बल है जो शेयर होल्डर्स को कंफर्ट नहीं दे रहा है, बट अगर इसको सिनर्जाइज कर पाए तो ये मल्टी बैगर मूव भी बन सकता है। तीसरी स्टोरी में रुपी चाइना के युआन के अगेंस्ट रीसेंट मंथ्स में काफी क्विकली डी वैल्यू हो रहा है और इसके पीछे कुछ ऑब्वियस रीजंस हैं। पहले तो यूएस टैरिफ्स। यूएस ने अगस्त में इंडियन गुड्स पर ड्यूटी 50% कर दिया, जबकि चाइनीज एक्सपोर्ट्स पर एवरेज ड्यूटी अभी भी 30% है। मतलब कि अमेरिकन मार्केट में इंडिया की कॉस्ट कंपेटिटिवनेस डायरेक्टली हिट हुई है। सेकेंडली, सिर्फ 2025 में ही फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $12.8 बिलियन इंडियन स्टॉक से डाइवेस्ट कर दिए। बट दूसरी तरफ चाइना, कोरिया, ताइवान जैसे मार्केट्स उन्हें बेटर ग्रोथ और चीप वैल्यूएशंस ऑफर कर रहे हैं। टू कंपेयर, मार्च 2025 में तो सिर्फ चाइना ने एक वीक में $1.2 बिलियन इन्फ्लोज को अट्रैक्ट किया। और एक क्लासिक कल्प्रिट है ट्रेड डेफिसिट। इसी साल इंडिया का डेफिसिट विद चाइना FY21 के $44 बिलियन से बढ़कर FY25 में $99.2 बिलियन हो गया। और जितना बड़ा डेफिसिट उतनी ज्यादा युआन की डिमांड। अब इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि रुपी की वीकनेस एक्सपोर्टर्स के लिए एक टेलविंड है। इंडियन गुड्स चाइनीज बायर्स को चीप लगते हैं, तो टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, मशीनरीज जैसे प्राइस सेंसिटिव प्रोडक्ट्स सडनली कंपिटिटिव हो जाते हैं। तो रुपये की वीकनेस अगर स्मार्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ अलाइन हो जाती है तो इंडिया अपना एक्सपोर्ट बास्केट डाइवर्सिफाई कर सकता है। लेकिन डार्क साइड ये भी है कि वीक रुपी का मतलब है इंपोर्ट बिल का काफी बढ़ना और इंडिया की चाइनीज इंपोर्ट्स डिपेंडेंसी एक्सट्रीम है। एंटीबायोटिक्स का 97.7%, सोलर सेल्स का 82.7%, लैपटॉप्स का 80.5% और लिथियम इयॉन बैटरीज का 75% चाइना से इंपोर्ट होता है। मतलब लैपटॉप से लेकर बिजली के ग्रिड तक रुपी की वीकनेस डायरेक्टली कॉस्ट पुश करती है। इससे कॉमन हाउस होल्ड आइटम्स का इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो सकता है। इसके लिए आरबीआई ने एक्टिवली मार्केट में इंटरवीन किया है, लेकिन इंटरेस्टिंगली आरबीआई ओवर डिफेंसिव नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके लिए रुपी का थोड़ा वीक रहना एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट्स को कंपेटिटिव बनाता है। अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और इंडस्ट्रियल पुश सही डायरेक्शन में मिले तो हो सकता है कि ये रुपी का ये फॉल एक डिस्गाइज ब्लेसिंग बन जाए। That's it then. आईटी सेक्टर में एक यूएस बिल पूरा आउटसोर्सिंग मॉडल चैलेंज कर रहा है। वेदांता का 17,000 करोड़ रुपीस का गैम्बल ऑफर इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट को कन्विंस नहीं कर पाया है और रुपी युआन के अगेंस्ट स्लिप करके एक्सपोर्टर्स को एक नया एज दे रहा है। लेकिन इंपोर्टर्स और कंज्यूमर्स के लिए टेंशन क्रिएट भी हो रहा है। इन तीनों स्टोरीज का एक कॉमन थ्रेड है अनसर्टेनिटी। पॉलिसी हो, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी हो या फिर करेंसी मूव्स, हर जगह एक बिग इफ है जो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट को शेप कर रहा है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.